हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस बुक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेक्सस बाय युवाल नोआ हरारी की। यह उस अचंभे से शुरुआत होती है जब हम महसूस करते हैं कि हमारे चारों ओर जो जानकारी है वह केवल तथ्यों का ढेर नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो हमें जोड़ती है, हमें बांधती है और कई बार हमें गुमराह भी कर देती है। यह विचार मुझे बहुत दूर ले जाता है, आदिम काल से लेकर आज की दुनिया तक, जहां सूचना हमारे अस्तित्व का आधार बन चुकी है। यह पुस्तक नेक्सस इसी जटिल संसार में चलती एक यात्रा है, एक ऐसा सफर जिसमें हम समझते हैं कि कैसे सूचना के नेटवर्क ने समाजों का निर्माण किया, उन्हें गिराया और फिर हमें एक नए मोड़ पर खड़ी डीढ़ा कर दिया है। इतिहास की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि किस तरह मानवीय सहयोग में सूचना ने भूमिका निभाई। पहले मानव कहानी सुनाते थे, मिथक गढ़ते थे, इससे समाज एक सूत्र में गूंथता था। बाइबल का रूप लेना, पुस्तकें छपना, माइक्रोफोन और समाचार माध्यम, ये सब इस तथ्य को दर्शाते हैं कि सूचना ने केवल ज्ञान बांटा नहीं बल्कि विश्वास और मान्यता का निर्माण किया। मगर यही सूचना एक दिन अंधे विश्वास, भ्रम और हिंसा का आधार भी बन गई। ऐसा क्यों हुआ? पुस्तक में रेखांकित है कि सूचना के नेटवर्क की शक्ति हमेशा सत्य तक सीमित नहीं रही। वे अक्सर कल्पना, मिथक और सामाजिक निर्माण के हथियार बन गए। यहां एक बहुत ही चौंकाने वाला उदाहरण सामने आता है। मध्ययुगीन ऑस्ट्रिया में लिखा गया मालियस मेलेफिकरम, एक ऐसा गाइड जो गलत फहमी को दहशत में बदलने, डर को विधान में गढ़ने का एक काला दस्तावेज था। अगर प्रिंटिंग प्रेस न होता तो यह कितना सीमित रहता, और उसी ने इसे फैलाया, भय और सतर्कता की लहरें पैदा की। इतने सरल बदलावों ने समाजों को कैसे दिशा बदलते देखा, यही नेक्सस हमें बताती है। फिर यह हमें ले जाती है हमारे आधुनिक युग की ओर, जहां सूचना का संचरण तेजी से बदल रहा है। सोशल मीडिया, एल्गोरिदम और सबसे खतरनाक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। एक बोतल में बंद बिजली की तरह एआई सूचना को एक सक्रिय शक्ति बना चुका है। अब यह सिर्फ संदेश पहुंचाता नहीं, वह विचार बनाता है, निर्णय लेता है, हमारी कहानियां ग्रहता है। जहां पहले मनुष्य ही कथा के निर्माता थे, अब मशीनें उसके निर्माता और वाहक बन रही हैं। और यह बदलाव इतनी धीमी चाल में और इतनी सहजता से हो रहा है कि हम अक्सर इसे महसूस ही नहीं करते। इस पुस्तक का पहलू यही है कि एलियन इंटेलिजेंस, जैसा कि लेखक वर्णित करता है, एक अजनबी बुद्धिमत्ता बनकर उभर रही है। यह हमें नियंत्रित कर सकती है, बिना हमें यह एहसास कराए कि वह कर रही है। फेसबुक पर फैलती नफरत, रोहिंग्या के खिलाफ दिखाया गया घोर अन्याय, सोशल मीडिया की वह चुप्पी और गंदी गठरियां, ये क्यों केवल दुर्भाग्य हैं? क्योंकि सूचना का नेटवर्क जब नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वह झूठ को सत्य और गहराई को भ्रम में बदल सकता है। और इस किताब की खूबी यह है कि यह सिर्फ भय नहीं फैला रही, यह हमें चेतावनी भी दे रही है कि हमें ऐसे समय में खाड़ी हैं जहां विकल्प अभी भी हमारे हाथ में हैं। यह इतिहास हमें एक स्वस्थ रास्ता दिखाता है, जहां हम समझदारी से चुनें, सीमाएं तय करें और सूचना के संभावित दुरुपयोग को रोकें। यह कहना आसान नहीं है, जानना कठिन है और अपनाना कठिन से कठिनतर, लेकिन यही बताया गया है। भय के बीच से निकलकर एक विकल्प निकालना, एक व्यवस्था बनाना। और सोचिए, अगर हम इस ज्ञान को समझें, अगर हम सूचना के उस नेटवर्क को दिशा दें कि वह हमें बांधे न कि बांध दे, तो क्या वह भविष्य का निर्माण नहीं करेगा जो सहिष्णुता में गढ़ा हो? क्या वह मानवता की ऐसी गाथा नहीं होगी जो हिंसा, कटुता और अज्ञान को टक्कर दे? नेक्सस हमें यह सिखाती है कि सूचना का नेटवर्क शक्ति है, वह अच्छी हो भी सकती है और बुरी भी, और यह हम पर निर्भर है कि हम इस शक्ति को कैसे स्वर दें। सवाल यह नहीं कि क्या हम बच पाएंगे, सवाल यह है कि क्या हम सुनियोजित रूप से खोजकर, समझकर, भविष्य को जानते हुए एक जिम्मेदार रास्ता चुनेंगे। यह परिचय पाठक को खींचता है, एक ऐसे सफर की तरफ जो इतिहास, आज और भविष्य को एक सुर में बांधे, एक यात्रा जो चेतना, नियंत्रण और विकल्प के बीच संतुलन खोजती है। यहां कोई उत्तर आसान नहीं, कोई समाधान सरल नहीं है, लेकिन यहां एक स्पष्ट मार्ग निर्देशन मौजूद है। अपने नेटवर्क की शक्ति को समझो, सीमाओं को पहचानो और उस दिशा को चुनो जो मानवता के साझा भविष्य को उज्जवल बनाए। सुबह की हल्की रोशनी धीरे धीरे कमरे में फैल रही थी और मैंने महसूस किया कि हवा में कोई बदलाव आया था।
एक ऐसा बदलाव जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था, जैसे कोई गहरी सांस जो वर्षों से भीतर रुकी थी, आखिरकार बाहर निकलने को अधीर थी। मैंने पलंग के पास खड़े होकर उसकी शुष्क ठंडक महसूस की, फिर खिड़की खोलकर बाहर देखा। सड़क पर लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे, जैसे हर कदम किसी अनकहे उद्देश्य की ओर इशारा करता हो। यह कोई साधारण सुबह नहीं थी। यह उस क्षण की शुरुआत थी जब जिंदगी ने मुझे एक नए देशांतरण की ओर खींच लिया, उस नेक्सस की ओर जिसके हर किनारे पर एक कहानी बुन रही थी और हर कहानी में एक पहचान बदल रही थी। मेरे दिमाग में न जाने कितने सवाल कौंध रहे थे, लेकिन सबसे बढ़कर यह कि सूचना और अंतर संबंध की यह जाल किस तरह मेरे, तुम्हारे और उस अजनबी के बीच बहुत गहरे और कभी-कभी खतरनाक तरीके से बुनती जा रही थी। मैंने अपना फोन उठाया, केवल स्क्रीन पर निर्जीव रोशनी देखकर, लेकिन भीतर कहीं एक बेचैनी दर्ज हो रही थी, क्योंकि यह जाल केवल तारों और सर्किटों का नहीं था। यह उन छिपे हुए मनोभावों, भय, इच्छाओं और विश्वासों का भी था जिन्हें हम स्वयं महसूस नहीं कर पाते। जब मैंने अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर स्क्रॉल किया तो मैं समझ गया कि यह सिर्फ टेक्स्ट, तस्वीरें और वीडियो नहीं है। यह हमें एक नेटवर्क में बांधने की एक प्रणाली है जो सच को विश्वास में और विश्वास को धोखे में बदल सकती है। मैंने दरवाजा खोला और नीचे उतरा। रसोई में मां चाय बना रही थी। पानी की सीटी में जैसे तमाम आवाजों का एक कोरस गूंज रहा था। चाय की प्याली हाथ में लेते ही एक परंपरा का एहसास पल में लौट आया, मां से मिलने वाले उस एहसास जैसा कि दिन की शुरुआत एक निश्चित दुनिया से हो रही है। लेकिन मेरे मन के भीतर तो पूरा दूसरी दुनिया का मंथन चल रहा था, जैसे नेटवर्क हमें जोड़ ही नहीं रहा था, बल्कि धीरे धीरे हमारी वास्तविकता की सीमाएं बदलने पर तुले था। इस नए अध्याय की शुरुआत में मैंने महसूस किया कि इतिहास केवल इमारतों, युद्धों, क्रांतियों का नाम नहीं, बल्कि सूचना के संगम का भी नाम है। और मैं उसी संगम के किनारे खड़ा था, न जाने कितनी धाराएं एक होने को थीं। मैंने चाय का घूंट लेते हुए मां के चेहरे पर झलक रहे चिंता के भाव देखे, क्योंकि वे जानती थीं कि मैं इस नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की तरह अकेलापन महसूस कर रहा हूं। यह अकेलापन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक जाल था जो अक्सर हमें यह महसूस होने से रोकता है कि हम कितने असुरक्षित हैं। नीले आसमान की ओर देखता हूं, वहां पंछी उड़ रहे थे, एक दूसरे से जैसे चर्चित संदेश बांट रहे हों, लेकिन वे भी तो सिर्फ उस नेटवर्क का हिस्सा हैं, प्राकृतिक, जीवंत, लेकिन उस डिजिटल दुनिया से पूरी तरह अलग, जो अब भी मेरे चारों ओर फैल रही थी। मैं बाहर चला गया। मुसाफिरों की चहलकदमी, स्थानीय दुकान के बोरे, राहगीरों के चेहरे, हर जगह एक कहानी थी और हर कहानी एक नेटवर्क का हिस्सा। लेकिन यह नेटवर्क जिसे लोग सूचना कहते थे, क्या वह हमें जोड़ने के बजाय हमें बांझ नहीं कर रहा था? क्या यह वेब हमारे भीतर की सूनी तहों में दस्तक नहीं दे रहा था, उस आत्मा की भीतरी तहों में जिन्हें हमने लंबे समय से अनसुना किया था? इस सवाल ने मुझे विचलित कर दिया था, क्योंकि नेक्सस केवल तकनीकी नेटवर्क नहीं था, यह एक भावनात्मक, ऐतिहासिक, दार्शनिक नेटवर्क भी था, और मैं उसी के आरंभिक मोड़ पर खड़ा था। दिन की रफ्तार के साथ मैंने महसूस किया कि नेटवर्क का पहला नियम यह है, उसके जाल में गिरना आसान है, लेकिन उससे बाहर निकलना कठिन। हम सूचना से घिरे रहते हैं, ऐसे जैसे वायु से, पानी से, और फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या आकृति है, क्या प्रतिबिंब। एक बूढ़ा आदमी बाजार कोना पर बैठा था। उसका चेहरा उम्र की फुहारों से सना, लेकिन उसकी आंखों में एक स्पष्टता थी, एक तरह की समझ जो केवल ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आती है। मैंने उसके पास जाकर पूछा, आपका दिन कैसा रहा? उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, बस यह नेटवर्क थोड़ा जरूरी भी और थोड़ा मार भी सकता है। उन दो पंक्तियों में जैसे नेक्सस का सार था, एक चेतावनी भी थी, एक यथार्थ भी। वापस अपने कमरे में लौटते समय मैंने सोचा कि हमें इस नेटवर्क को केवल सूचना तक सीमित समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। यह हमारी सामाजिक रूह, हमारी समझ, हमारी पहचान को जोड़ भी सकता है और अलग भी कर सकता है। फिर मैंने लिखा, यह अध्याय इस अजीब शुरुआत की दास्तान है जिसमें मैं और यह नेटवर्क एक दूसरे को पल बदल कर परख रहे हैं। हम तभी जी रहे हैं जब हम समझ रहे हैं। तस्वीर धीरे से बन रही थी, जैसे कोई तितली अपने पंख फैलाकर कुछ कहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आवाज हवाओं में घुल गई हो।
जैसे ही मैंने उठकर खिड़की पर खड़ा खुद को देखा, दफ्तर की खिड़की से गुजरती सड़क पर लोगों की हलचल अचानक धीमी पड़ गई। आइस नेटवर्क की चुप्पी मेरे कानों में इस तरह गूंजी जैसे मैंने पहली बार चुना हो कि मैं सुनना चाहूं और देखना चाहूं। दिन की शुरुआत में ऐसा क्यों अचानक बदलाव महसूस हो रहा था? यह कोई साधारण दिन नहीं था। मैं समझ गया था कि इस नेटवर्क की चुनौतियां केवल तकनीकी नहीं, वे भावनात्मक, सामाजिक और अस्तित्वगत थीं। नेक्सस की इस दूसरी परत में मैं उस अंतर को समझने लगा जो हमें जोड़ता है और हमें अकेला महसूस कराता है। रसोई में चाय की महक थी और मां फिर से वही मुस्कान लिए सामने आई। एक चिंता, एक उम्मीद, दोनों मिलकर। उसकी वही मुस्कान जो हमेशा मेरे भीतर घर करने का एहसास देती है, आज कुछ और भी कह रही थी। एक चेतावनी, एक रिक्तता, एक सवाल। क्या तुम जानते हो कि यह नेटवर्क तुम्हारी पहचान को किस रूप में बदल रहा है? मैंने उसका हल्का सा हाथ अपने हाथ में लिया और महसूस किया कि यह स्पर्श सिर्फ मां का नहीं, बल्कि उस मानवता का स्पर्श था जिसे यह नेटवर्क मैल कर रहा था। हम इंटरनेट और सोशल ग्रिड से अकेले नहीं हो रहे, हम अकेलेपन की गहराइयों में उतरते जा रहे थे। मैं तैयार होने के लिए अपने कमरे लौट आया, लेकिन वहां मेरे चारों ओर पोस्ट इट नोट्स, याद दिलाने वाली सूचनाएं और स्क्रोल की परतें थीं। अनगिनत संदेश, बॉस की ईमेल, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, जिनमें एक खामोशी थी, जैसे कि हर सूचना एक सिलसिला खुलवाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन असल में हमें और असुरक्षित बना रही थी। इन सूचनाओं की गूंज ने मुझे यह एहसास दिलाया कि नेक्सस सिर्फ वह नेटवर्क नहीं जिसकी हम बात करते थे। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी संवेदनाएं भी हैं, और हमने शायद बहुत कुछ खो दिया। शांति, एकांत, आत्मचिंतन, स्थिरता की वह परत जो असल में किसी मानव की सबसे गहरी बात होती है। मैं बाहर निकला। सड़क पर फिर से वह चहल पहल, लेकिन इस बार कुछ जाना पहचाना सा था। एक अजनबी मुस्कान जो मुझे मेरी आंखों में पहचानने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं खुद को इतना व्यस्त पाता कि मैं जवाब देने में असमर्थ रहा। फिर मैं एक पार्क की ओर गया, जहां पेड़ की छाया में एक बुजुर्ग स्त्री फुटपाथ पर बैठी थी। उसकी आंखों में आज भी एक चमक थी, एक सच्चाई की, जो कि किसी फूल की धीमी शरारत में उतर आई हो, लेकिन वह स्पष्ट थी क्योंकि वह अनुभव से जिंदा थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप यहां अक्सर आती हैं? उसने धीरे उत्तर दिया, हाँ बेटा, मैं यहां उस शांति को महसूस करने आती हूं जिसकी तुम्हारे जैसे लोग भूल जाते हैं। पन्नों से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी सांस को महसूस करना। उस पल ने मुझे झकझोर कर रख दिया कि नेक्सस जितना हमें जोड़ता है, उतना ही वह हमें मूल से दूर भी करता है। वापस लौटने पर मैंने अपने कंप्यूटर को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। यह पहला संतुलन था जो मैंने बनाने की कोशिश की, और अचानक मैंने महसूस किया कि यह नेटवर्क हमारे हाथ में तब तक खतरनाक नहीं होता जब तक हम देखते रहते हैं, लेकिन जब हमने अपने भीतर की संवेदनाओं को, शांति को, सोच को स्क्रीन से निगल लिया, तब वह असली जाना पहचाना नेटवर्क टूटने लगता है। मैंने पेन उठाया और लिखा, यह अध्याय एक यथार्थ है, एक मानसिक संघर्ष है, जिसमें हम समझते हैं कि नेटवर्क की शक्ति केवल संदेश भेजने में निहित। यह हमारी समझ, हमारा मानसिक निर्माण, हमारी चेतना को भी आकार देती है। लेकिन क्या हम अपनी चेतना को गिरवी रखकर केवल सूचना को स्वीकार कर रहे हैं? उस रात जब चांद अपनी सफेद मुस्कान लेकर खिड़की पर झांक रहा था, मैंने महसूस किया कि नेक्सस केवल तकनीकी नहीं, यह मानवीय और दार्शनिक भी था। यह सवाल था, क्या हम उसी दिशा में मजबूर हो रहे हैं जो नेटवर्क चाहेगा? क्या हमारी भावनाएं, हमारी प्राथमिकताएं, हमारी आवाज सभी कहीं किसी लॉग, एल्गोरिथम, डेटा सेट का हिस्सा बनकर रह गई हैं? और अगर हां, तो क्या मैं, तुम, हम, क्या हम फिर भी वह इंसान ही रहेंगे जो सोचता है, महसूस करता है, चुनता है? यह सवाल अधूरा ही सही, लेकिन मैं उसे उसी चुप्पी में सुन रहा था जहां इंटरनेट की आवाज थम जाती है और भीतर एक शब्द रह जाता है, मैं। उस रात सोते समय मैंने ताली बजाने की कल्पना की, अपने भीतर एक छोटे जश्न का, उस जश्न का जिसे नेटवर्क कभी समझ ही नहीं सकता। जैसे कि मैंने अपनी सांसों को फिर से गिना, अपनी विशेषता को पहचाना और कहा, हां, मैं मानता हूं कि मेरा नेक्सस हूं मैं खुद। और यह पहला प्रतिज्ञा था, एक शुरुआत, एक दूसरी परत की चुनौतियां।
रात के अंधेरे में कभी कभी शहर की आवाजें भी थक जाती हैं। उस रात भी वैसा ही था। सड़क पर गाड़ियों की गिनती कम हो चुकी थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और फिर सब कुछ धीमे धीमे शांत हो गया। मैं खिड़की पर बैठा था, हाथ में गर्म कॉफी का कप, और बाहर देखने पर लगा जैसे पूरा शहर सांस रोककर सुन रहा हो कि आगे क्या होगा। यह शांति असली थी या बस एक छलावा, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन मन के भीतर एक हलचल थी। मुझे एहसास हो रहा था कि नेक्सस का असर अब सिर्फ मेरी दिनचर्या तक सीमित नहीं रहा, वह मेरे सोचने, महसूस करने और यहां तक कि सपने देखने के तरीकों को भी बदल रहा था। दिन में होने वाली हलचल, लगातार आते नोटिफिकेशन, अपडेट्स और अंतहीन बातचीत के बाद रात की यह खामोशी एक आईने की तरह थी। एक ऐसा आईना जिसमें मैं खुद को और साफ देख सकता था। लेकिन यह साफ तस्वीर उतनी सुकून देने वाली नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। मैं देख रहा था कि कितनी बार मैं अपनी सोच को, अपने फैसलों को बिना सोचे समझे किसी और की दी हुई जानकारी पर आधारित कर देता हूं। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं धीरे धीरे अपनी खुद की सोच की ताकत खो तो नहीं रहा। फोन टेबल पर रखा था, लेकिन मैं उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। एक छोटी सी स्क्रीन के भीतर कितनी बड़ी दुनिया कैद है। यह बात जितनी रोमांचक लगती है उतनी ही डरावनी भी है। उस दुनिया में खबरें भी हैं, झूठ भी, उम्मीदें भी और डर भी, और सब कुछ इतना उलझा हुआ कि असली और नकली में फर्क करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। नेक्सस की यही सबसे बड़ी चालाकी है। वह आपको यह महसूस कराता है कि आप आजाद हैं, लेकिन असल में आप उसकी बनाई हुई सीमाओं के भीतर ही सोच रहे होते हैं। अचानक मेरे दिमाग में बचपन की एक याद कौंधी। तब कोई स्मार्टफोन नहीं था, न सोशल मीडिया, न हर पल अपडेट होने वाली खबरें। हम गलियों में खेलते थे, पड़ोसियों से बातें करते थे, और अगर कोई खबर आती भी थी तो वह किसी के मुंह से सुनाई जाती, जिसमें एक किस्सा भी जुड़ा होता, एक एहसास भी। उस समय सूचना धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई का वजन ज्यादा था। आज सब कुछ पल भर में आ जाता है, मगर भरोसे का वह वजन कहीं खो गया है। कॉफी के घूंट के साथ मैंने सोचा कि यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नतीजा नहीं है, यह हमारी आदतों का भी असर है। नेक्सस को हम ही ताकत देते हैं, अपना समय, अपना ध्यान और सबसे अहम, अपना भरोसा देकर। और हर बार जब हम बिना परखे किसी सूचना पर यकीन कर लेते हैं तो हम उसकी पकड़ को और मजबूत कर देते हैं। मुझे समझ में आ रहा था कि इस जाल से बचना आसान नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी हमें जकड़ता है। घड़ी ने रात के 12 बजाए। खिड़की के बाहर चांद बादलों में छुपने छुपाने का खेल खेल रहा था, और उसकी फीकी रोशनी मेरे कमरे की दीवार पर अजीब आकृतियां बना रही थी। मैंने सोचा कि शायद असली लड़ाई बाहर के झूठ से ज्यादा अपने भीतर के डर और आलस से है, क्योंकि सच ढूंढना मेहनत मांगता है और झूठ हमेशा आसान रास्ता चुनता है। नेक्सस इसी आसान रास्ते की आदत डाल देता है और हम धीरे धीरे उस पर चलते चलते अपनी दिशा भूल जाते हैं। मैंने तय किया कि कल से मैं एक छोटा सा प्रयोग करूंगा। हर सूचना को तुरंत मानने के बजाय उसे परखूंगा, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करूंगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन शायद यही एक तरीका है जिससे हम अपने दिमाग को फिर से आजाद कर सकते हैं। और यह सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी है, क्योंकि यह नेटवर्क सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं, हम सभी का है। और अगर हम इसे संभालना नहीं सीखेंगे तो यह हमें निगल लेगा। थोड़ी देर बाद मैंने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद करते ही दिमाग में कई चेहरे उभरने लगे। दोस्त, परिवार, अजनबी, सभी किसी न किसी तरह इस अदृश्य जाल में फंसे हुए। मुझे लगा जैसे हम सब एक विशाल कमरे में हैं, जिसमें हजारों दरवाजे हैं, लेकिन हमें सिर्फ वही दिखाए जाते हैं जिन्हें नेक्सस खोलना चाहता है। सवाल यह है कि क्या हम बाकी दरवाजों की तलाश करेंगे या बस उन्हीं से संतोष कर लेंगे जो हमारे सामने रख दिए गए हैं। नींद आने लगी थी, लेकिन मन अब भी सवालों से भरा था। शायद यह यात्रा लंबी होगी और शायद मैं कभी पूरी तरह इस जाल से मुक्त न हो पाऊं। लेकिन अगर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा सच ढूंढने की कोशिश करता रहूं, तो हो सकता है कि मैं कम से कम अपनी राह खुद चुन पाऊं। और शायद यही इस कहानी का असली मकसद है, न कि नेटवर्क से भागना, बल्कि उसके भीतर अपनी सच्चाई को बचाए रखना। उस रात मैंने एक आखिरी ख्याल सोचा कि नेक्सस हमें बांध भी सकता है और आजाद भी कर सकता है। फर्क सिर्फ इस बात पर है कि हम उसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सुबह की पहली किरणें पर्दों से छनकर कमरे में गिर रही थीं।
जैसे रात भर के अंधेरे के बाद कोई चुपचाप आकर सबको जगा रही हो। मैंने धीरे से आंखें खोली और महसूस किया कि आज हवा में एक अजीब सी साफगोई है, लेकिन साथ ही एक हल्की बेचैनी भी, जैसे यह दिन मुझे किसी नए सच के करीब ले जाने वाला है। मैंने खिड़की खोली तो बाहर की सड़क पर लोगों का वही रोज का शोर था। दुकानों के शटर उठने की आवाज, दूध वाले की साइकिल की घंटी, बच्चों के स्कूल बस में चढ़ने की जल्दबाजी। लेकिन इन सब के बीच मुझे एक अदृश्य लहर महसूस हो रही थी जो हर किसी को एक ही दिशा में बहा रही थी। यह लहर, मैं जानता था, नेक्सस का हिस्सा थी। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए मैंने टीवी चालू किया। स्क्रीन पर हर चैनल पर एक ही खबर घूम रही थी, बस शब्द अलग थे, चेहरे अलग थे। यह देखकर मुझे लगा कि चाहे हम सोचें कि हम कई स्रोतों से जानकारी ले रहे हैं, असल में वे सब एक ही धारा से निकले छोटे छोटे नाले हैं, और उस धारा का स्रोत कहां है यह हम में से कोई नहीं देख पाता। मां ने प्लेट में टोस्ट रखा और पूछा, तुम फिर से ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कुछ बड़ा सोच रहे हो? मैंने बस इतना कहा, मुझे लगता है हम सब एक कहानी सुन रहे हैं, लेकिन यह तय कोई और कर रहा है कि कहानी कैसे सुनाई जाए। दफ्तर जाते वक्त मेट्रो में भी वही अनुभव हुआ। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उम्र, लेकिन सबके हाथ में वही चमकती स्क्रीन जिन पर चलती सूचनाएं एक दूसरे से मिलती जुलती थीं। एक लड़का बगल में बैठा था, वह जो वीडियो देख रहा था वही मैंने कल रात अपने फोन पर देखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसकी स्क्रीन पर एक हल्का बदलाव था, कुछ शब्द बदले गए थे ताकि वह उसके लिए और संबंधित लगे। मुझे यह सोचकर अजीब लगा कि यह नेटवर्क हमें एक दूसरे से जोड़ भी रहा है और हमें अलग अलग बबल में भी कैद कर रहा है। दफ्तर पहुंचकर मैंने काम शुरू किया, लेकिन बीच बीच में नोटिफिकेशन लगातार आते रहे। दोस्तों के मैसेज, न्यूज अलर्ट, सोशल मीडिया अपडेट। उनमें से कुछ मैंने देखे, कुछ को अनदेखा कर दिया, लेकिन हर बार एक खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे खींचकर फिर उसी जाल में ले जाना चाहता हो। मैंने खुद से पूछा, क्या मैं अपना ध्यान खुद नियंत्रित कर रहा हूं या यह नेटवर्क मुझे नियंत्रित कर रहा है? जवाब आसान नहीं था, क्योंकि यह खिंचाव सिर्फ तकनीकी नहीं, आदत का भी था। दोपहर में मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। हम कॉलेज के दिनों में घंटों बहस करते थे, किताबों, विचारों, राजनीति, कला, हर चीज पर। लेकिन आज की बातचीत में मैंने महसूस किया कि हम दोनों बार बार उसी विषय पर लौट रहे थे जो हमने ऑनलाइन पढ़ा था। यह हमारी सोच का केंद्र बन चुका था, और शायद हम खुद को यह विश्वास दिला रहे थे कि यह हमारा अपना विचार है, जबकि उसकी जड़ें कहीं और थीं। यह नेक्सस की सबसे चुपचाप चलने वाली चाल है, आपको यह महसूस कराना कि जो आप सोचते हैं वह आपकी अपनी सोच है, जबकि वह किसी और के डिजाइन का हिस्सा हो सकता है। शाम को घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। लोग छतरियां खोलकर भागने लगे, लेकिन मैंने धीरे धीरे चलते रहना चुना। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिर रही थीं, और मुझे लगा कि बहुत समय बाद मैं बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी फिल्टर के कुछ महसूस कर रहा हूं। यह छोटा सा अनुभव मेरे लिए याद दिलाने जैसा था कि असली दुनिया की खूबसूरती और उसकी सच्चाई किसी नेटवर्क या ऐप के भरोसे नहीं, बल्कि हमारी सीधी अनुभूति पर टिकी है। और शायद इसी एहसास को बचाए रखना सबसे मुश्किल है। घर पहुंचकर मैंने फोन को साइड में रखा और डायरी खोली। मैंने लिखा, अगर नेक्सस से सच में आजादी चाहिए तो पहला कदम है खुद को उसके लगातार बहते शोर से थोड़ा दूर करना। हर जानकारी जरूरी नहीं होती, हर आवाज सुनना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी में बैठना सबसे बड़ा विरोध होता है। लिखते लिखते मुझे यह भी एहसास हुआ कि नेटवर्क से भागना शायद मुमकिन नहीं, लेकिन उससे सचेत रहना मुमकिन है। और यही सचेतनता हमें यह ताकत देती है कि हम यह चुनें कि किस चीज को अपने भीतर जगह देनी है। रात गहराने लगी थी और खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने सोचा कि नेक्सस से लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की है। हम वह पहली पीढ़ी हैं जो इतने बड़े पैमाने पर इस अदृश्य जाल में जी रही है, और शायद हमें ही यह सीखना होगा कि इसमें खोए बिना कैसे जीना है। यह सीख आसान नहीं होगी, क्योंकि यह नेटवर्क न सिर्फ हमारी आदतों में बल्कि हमारी भावनाओं में भी घर कर चुका है। लेकिन अगर हम छोटे छोटे पलों में अपनी आजादी वापस लेने लगें तो शायद धीरे धीरे हम अपनी कहानी खुद लिखने लगेंगे। सुबह की हवा में एक हल्की ठंडक थी।
जैसे रात ने जाते जाते अपनी आखिरी परत शहर पर छोड़ दी हो। मैं बालकनी में खड़ा था, चाय का कप हाथ में, और दूर आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। नीचे सड़क पर रोज की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। गाड़ियां हॉर्न बजा रही थीं और फेरी वाले अपनी आवाज में ग्राहकों को बुला रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन भीतर कहीं मुझे महसूस हो रहा था कि यह सामान्यता बस एक परत है, जिसके नीचे कुछ और गहरा चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य लहर जो हमें बिना बताए दिशा बदल रही हो। पिछले कुछ दिनों से मैं खुद को नेक्सस के प्रभाव को और स्पष्ट रूप से महसूस करने लगा था। अब यह केवल स्क्रीन पर दिखाई देने वाली चीजों तक सीमित नहीं था, बल्कि मेरे आसपास के माहौल, रिश्तों और सोचने के तरीके को भी बदल रहा था। मैंने महसूस किया कि बातचीतें छोटी हो गई हैं, धैर्य कम हो गया है और हर कोई तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत का शिकार हो चुका है। लोग एक दूसरे को समझने से ज्यादा जवाब देने की जल्दी में रहते हैं, जैसे हर किसी के भीतर एक अदृश्य घड़ी टिक टिक कर रही हो, जो उन्हें लगातार आगे धकेल रही है। दोपहर के समय मैं एक पुराने कैफे में गया, जहां मैं कॉलेज के दिनों में घंटों बैठा करता था। वही लकड़ी की मेजें, दीवारों पर पुराने पोस्टर और हल्की सी कॉफी की महक। लेकिन आज वहां कुछ बदल चुका था। हर टेबल पर लोग थे, मगर ज्यादातर की निगाहें स्क्रीन पर थीं। हंसी के ठहाके, लंबी चर्चाएं और बेतुकी बहसें जो कभी इस जगह की पहचान थीं, अब गायब हो चुकी थीं। मैंने एक कोना चुना और बैठकर कॉफी ऑर्डर की। सामने एक जोड़ा बैठा था, शायद पहली या दूसरी मुलाकात पर, लेकिन वे एक दूसरे से ज्यादा अपने फोन को देख रहे थे। मुझे लगा जैसे हम सब एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हुए भी लगातार दूर हो रहे हैं। कॉफी का पहला घूंट लेते ही मुझे वह पुराना स्वाद याद आया। धीरे धीरे पीना, हर घूंट में एक विराम, एक सोच। यह विराम अब हमारी जिंदगी से गायब हो चुका है। नेक्सस की सबसे बड़ी चाल यही है कि वह आपको यह महसूस कराता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं, और इस डर में आप कभी ठहरते ही नहीं। मुझे समझ आ गया था कि यह डर ही हमें हर पल ऑनलाइन बनाए रखता है। कैफे से निकलते वक्त मैंने सोचा कि शायद यह वक्त है खुद से एक ईमानदार सवाल पूछने का। क्या मैं नेक्सस को इस्तेमाल कर रहा हूं या वह मुझे? जवाब तुरंत नहीं मिला, लेकिन भीतर एक बेचैनी जरूर पैदा हो गई। रास्ते में एक किताबों की दुकान दिखी और मैं अंदर चला गया। शेल्फ पर पुरानी और नई किताबें साथ साथ रखी थीं। वहां किताबों की खामोश खुशबू थी, एक ऐसी जगह जहां जानकारी बह रही थी, लेकिन उसका प्रवाह धीमा और संतुलित था। मैंने एक किताब उठाई, उसके पन्ने पलटे और महसूस किया कि यहां कोई एल्गोरिदम तय नहीं कर रहा था कि मुझे आगे क्या पढ़ना चाहिए। यह चुनाव पूरी तरह मेरा था। शाम को घर लौटते समय हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने छाता नहीं खोला, बूंदों को चेहरे पर गिरने दिया। उस पल में मुझे एक सच्चाई महसूस हुई। नेक्सस चाहे जितना शक्तिशाली हो, लेकिन वह मेरी त्वचा पर गिरती बारिश का एहसास मुझसे नहीं छीन सकता। यही छोटे छोटे अनुभव हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम अब भी असली दुनिया का हिस्सा हैं, सिर्फ डिजिटल जाल के नहीं। घर आकर मैंने फोन एक तरफ रख दिया और डायरी खोली। मैंने लिखा, अगर हमें नेक्सस के बीच भी अपनी पहचान बचानी है, तो हमें यह तय करना होगा कि किन चीजों को हम अपने अंदर जगह देंगे। हर जानकारी जरूरी नहीं, हर चर्चा में शामिल होना जरूरी नहीं। कभी कभी पीछे हटना, चुप रहना और देखना, यही सबसे बड़ी ताकत है। लिखते लिखते मुझे लगा कि यह विचार सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस जाल में सांस ले रहा है। रात को सोने से पहले मैंने खिड़की खोली। बाहर चांद बादलों के बीच से झांक रहा था, जैसे वह भी देख रहा हो कि हम अपने अपने छोटे स्क्रीन में कैद हैं। मैंने तय किया कि कल सुबह 1 घंटे तक फोन नहीं छूंगा। ये कोई बड़ी क्रांति नहीं, लेकिन एक छोटा कदम है, और शायद बदलाव हमेशा ऐसे छोटे कदमों से ही शुरू होते हैं। नींद में जाते जाते मुझे लगा कि नेक्सस हमें अपनी पकड़ में लेने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, लेकिन हमारी ताकत इस बात में है कि हम कब और कैसे उससे दूरी बनाएं। यह दूरी हमें पूरी तरह अलग नहीं करेगी, लेकिन हमें इतना समय जरूर देगी कि हम खुद को याद रख सकें। वो हम जो किसी नेटवर्क से पहले भी मौजूद थे और जिसके बिना भी रह सकते हैं। सुबह अलार्म बजने से पहले ही मेरी आंख खुल गई। बाहर से आती हल्की सी रोशनी कमरे में फैल रही थी, और खिड़की के पास बैठी एक चिड़िया अपनी लगातार चहचहाहट से जैसे मुझे उठने का इशारा कर रही थी।
मैंने फोन की तरफ देखा, लेकिन उसे छूने का मन नहीं हुआ। कल रात जो फैसला किया था कि सुबह का पहला घंटा फोन से दूर रहूंगा, उसे निभाने का समय आ गया था। शुरुआत में यह अजीब लग रहा था, जैसे किसी आदत को अचानक काट दिया हो, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी थी। किसी नोटिफिकेशन का दबाव नहीं, किसी स्क्रीन की रोशनी नहीं। रसोई में जाकर मैंने चाय चढ़ाई और बालकनी में बैठ गया। सड़क पर अभी कम ही लोग थे। ठंडी हवा में पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिल रही थीं। यह सन्नाटा अलग तरह का था, जिसमें आवाजें थीं, लेकिन वे किसी मशीन से नहीं आ रही थीं। मैंने महसूस किया कि मैं कितने समय बाद सचमुच बैठकर अपने आसपास को महसूस कर रहा हूं। नेक्सस ने हमें यह सिखा दिया है कि हर पल कुछ नया होना चाहिए, वरना वह बेकार है। लेकिन असली शांति तो वहीं मिलती है जहां कुछ खास नहीं हो रहा होता और आपको उसका बोझ महसूस नहीं करना पड़ता। नाश्ता करते समय खिड़की से मैंने देखा कि पड़ोस का बच्चा गली में साइकिल चला रहा था, बिना किसी फोन के, बिना किसी हेडफोन के, बस अपनी हंसी और हवा की आवाज के साथ। मुझे अपने बचपन की याद आ गई, जब दिन का सबसे बड़ा रोमांच यही होता था कि नए रास्ते से घर लौटना या पतंग पकड़ने के लिए छत पर दौड़ना। अब रोमांच भी वर्चुअल हो चुका है। गेम में जीत, फॉलोअर्स का बढ़ना या किसी वीडियो का वायरल होना। दोपहर को काम पर जाने से पहले मैंने मेल चेक करने के लिए लैपटॉप खोला, लेकिन जैसे ही स्क्रीन जली, एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। कई सारे टैब्स, नोटिफिकेशंस, पॉपअप्स सब मुझे वहीं खींच रहे थे जहां मैं नहीं जाना चाहता था। यह खिंचाव ही तो नेक्सस का सबसे बड़ा हथियार है। यह आपको जरूरत का बहाना देता है और फिर धीरे धीरे आदत में बदल जाता है। मैंने जल्दी से मेल देखा और बाकी सब बंद कर दिया। ऑफिस में माहौल पहले जैसा था। लोग अपने अपने सिस्टम में डूबे हुए, कोई ईयरफोन लगाए, कोई फोन पर टाइप करता हुआ। लेकिन आज मुझे यह सब किसी अजीब सन्नाटे जैसा लगा, जैसे सब एक अदृश्य दीवार के पीछे हों। बात तो हो रही थी, लेकिन नजरों का मिलना कम हो गया था। नेक्सस ने सिर्फ हमारी सोच नहीं बदली, उसने हमारे शरीर की भाषा भी बदल दी है। हम सिर झुकाकर टाइप करने के आदी हो चुके हैं, ऊपर देखकर बात करने के नहीं। लंच ब्रेक में मैंने तय किया कि फोन टेबल पर छोड़कर बाहर टहलूंगा। सड़क पर चलते हुए मैंने लोगों के चेहरे देखे। ज्यादातर लोग अपने फोन में खोए थे और उनके आसपास की दुनिया बस धुंधली सी पृष्ठभूमि थी। लेकिन एक बुजुर्ग दंपत्ति बेंच पर बैठकर बातें कर रहे थे। उनके बीच कोई स्क्रीन नहीं थी, बस शब्द थे और उनके बीच बहती समझ। मैंने सोचा, यही तो असली नेटवर्क है। दो लोग आमने सामने, बिना किसी डिजिटल फिल्टर के। शाम को घर लौटते समय मैंने मार्केट का रास्ता लिया। वहां एक किताबों की पुरानी दुकान के बाहर मालिक बैठा था और उसने मुझे देखते ही मुस्कुराकर बुलाया। वह मुझे पहले से पहचानता था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में मैं उसकी दुकान से अक्सर किताबें खरीदता था। हमने थोड़ी देर बातें की और उसने मुझे एक किताब थमा दी। तुम्हारे लिए है, पढ़कर बताना कैसा लगा। यह छोटा सा पल मुझे भीतर तक छू गया। नेक्सस की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां हर सिफारिश एक एल्गोरिदम से आती है, इंसान से नहीं। घर पहुंचकर मैंने फोन उठाया और देखा कि 15 से ज्यादा मिस्ड नोटिफिकेशंस थीं। पहले तो मन हुआ सब तुरंत देख लूं, लेकिन फिर मैंने उसे मेज पर रख दिया। मैंने उस किताब का पहला पन्ना खोला और पन्नों की हल्की सी खुशबू ने कमरे का माहौल बदल दिया। पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि मैं कहीं और पहुंच गया हूं, एक ऐसी जगह जहां समय धीरे चलता है और हर शब्द अपनी जगह पाता है। रात को डायरी में मैंने लिखा, नेक्सस हमें दुनिया से जोड़ता है, लेकिन उसी चुपके से अलग भी कर देता है। असली चुनौती यह है कि हम यह पहचान सकें कि कब वह पुल है और कब दीवार। लिखते समय मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी इस खींचतान में हूं, लेकिन कम से कम अब मुझे पता है कि यह खींचतान हो रही है। नींद में जाने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन बीच बीच में अंधेरे के छोटे छोटे टुकड़े भी थे। शायद जिंदगी भी ऐसी ही है, चमक और अंधेरे का मेल। नेक्सस हमें चमक दिखाता है, लेकिन कभी कभी हमें खुद अंधेरे को चुनना पड़ता है ताकि हम अपनी रोशनी ढूंढ सकें। बारिश पूरे दिन रुक रुक कर होती रही थी। खिड़की के शीशे पर पानी की छोटी छोटी बूंदें टकराकर नीचे खिसक रही थीं, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उन्हें रास्ता दिखा दिया हो। मैं कुर्सी पर बैठा, हाथ में चाय का कप लिए बाहर देख रहा था। पिछली रात से ही मेरे भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, जो न बेचैनी थी न राहत, बस एक स्वीकार।
शायद इसलिए कि अब मुझे समझ आ गया था कि मैं जो भी तलाश रहा था वह नेक्सस के अंदर नहीं, उसके बाहर था। पिछले कुछ हफ्तों में मैंने बहुत कुछ बदला था। फोन का इस्तेमाल कम किया, कुछ अकाउंट डिलीट कर दिए और सबसे जरूरी, मैंने लोगों से मिलने की आदत वापस पा ली थी। शुरुआत में यह मुश्किल था, जैसे कोई लंबे समय बाद बिना सहारे के चलना सीख रहा हो, लेकिन धीरे धीरे यह आसान हो गया और अब तो मुझे यह सामान्य लगने लगा था। मैंने महसूस किया कि असली रिश्ता वह नहीं जो डेटा केबल या नेटवर्क टावर से जुड़ा हो, बल्कि वह है जो दो धड़कनों के बीच सीधे बहता है। उस दिन मैं एक पुराने दोस्त से मिलने गया था जिससे सालों से बात नहीं हुई थी। हम दोनों एक छोटे से कैफे में बैठे और 2 घंटे तक बस बातें करते रहे। कोई फोटो नहीं ली, कोई अपडेट पोस्ट नहीं किया। जब विदा हुई तो मन में अजीब सी गर्माहट थी। नेक्सस की दुनिया में जहां हर पल को रिकॉर्ड करने का दबाव है, यह पल सिर्फ हमारा था। न देखा गया, न आंका गया, बस जिया गया। लेकिन मैंने यह भी समझा कि नेक्सस को पूरी तरह छोड़ पाना मुमकिन नहीं है। वह हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है, जैसे सड़कें, जैसे बिजली। फर्क बस इतना है कि हमें तय करना है, यह हमें चलने में मदद करेगा या हमें अपनी दिशा से भटका देगा। अब मैं इसे एक औजार की तरह देखता था, न कि किसी मंदिर की तरह जहां हर दिन चढ़ावा चढ़ाना जरूरी हो। शाम को जब बारिश थम गई तो मैं छत पर चला गया। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, आसमान में बादलों के बीच से हल्की सी धूप झांक रही थी। दूर कहीं बच्चे खेल रहे थे, उनकी हंसी हवा में घुल रही थी। मैंने अपना फोन जेब से निकाला, कैमरा खोला और फिर वापस बंद कर दिया। उस पल को कैद करने से बेहतर था उसे जी लेना। नीचे गली में पड़ोसी के घर से पुराने गानों की धुन आ रही थी। मैंने महसूस किया कि मैं कितने दिनों बाद बिना किसी स्क्रीन के बस एक जगह खड़ा रहकर, हवा सुनकर, बारिश की महक लेकर खुश हो रहा था। नेक्सस ने हमें सिखा दिया है कि असली पलों का माप लाइक्स और शेयर में होता है, लेकिन असल में वे तब होते हैं जब कोई गवाह नहीं होता, सिर्फ आप और वह पल। रात को मैंने लाइट बंद करने से पहले अपनी डायरी खोली। मैंने लिखा, आज का दिन याद रहेगा, न इसलिए कि इसमें कुछ बड़ा हुआ, बल्कि इसलिए कि इसमें मैं था, पूरी तरह, बिना किसी फिल्टर के। यह पंक्ति लिखते ही एक गहरी सांस आई, जैसे लंबे समय से फंसी हुई हवा अब बाहर निकल रही हो। सोने से पहले मैंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनी के बीच कुछ जगहें पूरी तरह अंधेरी थीं, और मैंने सोचा, शायद यही संतुलन है, थोड़ी चमक, थोड़ी खामोशी। नेक्सस हमेशा हमें चमक के पीछे दौड़ाता है, लेकिन कभी कभी हमें खुद तय करना पड़ता है कि कब रुकना है। उस रात मुझे पहली बार लंबे समय तक गहरी नींद आई। सपने में मैंने खुद को भीड़ से दूर एक खुली सड़क पर चलते देखा, जहां न कोई नोटिफिकेशन था, न कोई आवाज, बस मैं और रास्ता। और उस रास्ते पर हर कदम ऐसा था जैसे किसी ने मेरे कान में कहा हो, तुमने आखिरकार खुद को पा लिया। सुबह जब मैं उठा तो नेक्सस वहीं था, मेरे फोन में, मेरी दुनिया के कोनों में। लेकिन अब वह मुझे नहीं चला रहा था। मैंने तय कर लिया था, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इसे मुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। और शायद यही असली आजादी है, किसी चीज को मिटाना नहीं, बल्कि उसे अपनी शर्तों पर जीना।